Yes, sir. ओके, तो हिसाब किताब कुछ ऐसे है कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और उसमें हमने ये काम किया था कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है और उसको हमने रखा हुआ है एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे हम अगर कोई नेगेटिवली चार्ज चीज लेके आते हैं तो उस स्फीयर पे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में हम ये करते थे कि हमारे पास जो स्फीयर है उसको हम क्या करते थे, उसको हम अर्थ करते थे। अर्थ से क्या होता था कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर ये यहाँ चले जाते थे। स्टेप 3 में ये क्या होता था कि हम पहले इस कनेक्शन को हटाते थे, और फिर लास्ट में हमारे पास जो स्फीयर बचता था उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता था। ठीक है। दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो मेटालिक स्फीयर्स या कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं जो कंडक्टर्स हैं, हम उनको भी चार्ज कर सकते हैं और उसमें भी हमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये है स्फीयर 1, इसके साथ ही इन कांटेक्ट है स्फीयर 2। ये टच हो रहे हैं दूसरे को। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाते हैं तो अब क्या होगा, इफ दिस साइड इज पॉजिटिव दिस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा तो इस साइड पे फिर नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं और इसके बाद इनको सेपरेट कर देते हैं ऐसे। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता ये है फिर बुनियादी तौर पे कि देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव आए थे ना, ठीक है, तो उसका अब मेजर रीजन था कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव होके इसमें आ जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और इसके साथ ये कांटेक्ट में है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस साइड में आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये वाला पूरा का पूरा स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये वाला जो पूरा स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसमें हमें अर्थिंग या ग्राउंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें एक ऑब्जेक्ट ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए दूसरे वाले को। इसी तरह से दुनिया की कोई भी चीज आप चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव है स्फीयर 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इसके साथ अब अगर इन कांटेक्ट है दूसरे वाला तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो फिर ये होगा कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ चले जाएंगे। तो अब अगर आप इसको स्पेस आउट कर दें, ठीक है, और ये यहाँ रखे रखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये बताइए बेटा, ये बात समझ सर में आ वो रही सर ये दूसरे वाले के अंदर प्लस माइनस दोनों पाया, माइनस के 2 से उठ के 1 में गया था ना इलेक्ट्रॉन्स जो थे सर। है? इसमें से निकल के यहाँ गए हैं। नहीं सर, 2 वाले स्टेप 2 में 2 स्फीयर्स के स्टेप में इसमें से यहाँ इसमें से से निकल के यहाँ आए। और फिर वो स्टेबलाइज हो गए। हाँ, यानी कि जब ये टच होते थे तो देखो इधर पॉजिटिव है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स
बेसिकली इसमें आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव के करीब है। यहाँ पे बस Right, फर्क right. ये पड़ा है कि हमने अर्थिंग नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चीज हो गई, और ये सारे आपने मेथड्स पढ़ लिए चार्जिंग के। थोड़ा सा रिवाइज करें तो चार्जिंग के दो तरीके थे, एक क्या था, फ्रिक्शन, और एक है इंडक्शन। अब आ जाए डिस्चार्जिंग। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करना है तो उसका भी मतलब तरीका कार है। सबसे पहला और आसान तरीका, आप उसको अर्थ कर दें। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप इसको अर्थ कर दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जमीन से, तो इसका चार्ज ओवरऑल खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई चीज थी जो नेगेटिवली चार्ज थी, आप उसको भी अर्थ कर दो तो वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सारे अर्थ को दे देगा, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग का सबसे पहला और सबसे ज्यादा आसान तरीका, आप क्या करते हैं, आप अर्थ कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका, हीट कर दें। हीट करने का क्या मतलब है, आप किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास या तो आग जला दें या उसको गर्म कर दें किसी भी तरह से। तो जब आप उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, एटम्स जो है ना वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जब एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं तो उनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो वो उसको लूज कर देते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। सो आयनाइजेशन बेसिकली हो रही होती है, उसको हम केमिस्ट्री के टर्म्स में नहीं पढ़ना चाह रहे अभी। हम सिर्फ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर हीट करेंगे किसी एटम को तो वो एक्साइटेड होकर या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, और अगर उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो ले लेगा, गेन कर लेगा। तो आयनाइजेशन के थ्रू भी फिर डिस्चार्जिंग हो जाती है। इसके अंदर हमें ये बात नहीं पढ़नी कि किस तरह से वो गेन करेगा, क्यों करेगा, किस तरह से वो लूज करेगा, नहीं करेगा। बस सिंपल एज दैट कि अगर एक सब्सटेंस है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है, आप उसको जैसे ही हीट करोगे उसके एटम्स एक्साइटेड हो जाएंगे, और अगर उसके एटम्स एक्साइटेड हो गए तो क्या होगा, तो ये होगा कि फिर वो अपना चार्ज लूज कर देगा, ठीक है। सर पेपर में इस स्टेप का वो आता है डायग्राम हीट का, मतलब नहीं ये नहीं वाले स्टेप कुछ नहीं नहीं डायग्राम नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये क्योंकि ये केमिस्ट्री से रेलेवेंट है तो फिर हमें वो बनानी भी नहीं पड़ेगी, ओके फाइन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से तीसरी चीज है कि हम जो है वो पानी गिरा दें। थर्ड, यूजिंग वाटर और मॉइस्चर। इसकी बड़ी सिंपल सी बात लॉजिक है कि अगर कोई चीज चार्ज है आप उसके ऊपर पानी गिरा दें, तो वो पानी गिराने से क्या होगा, पानी गिराने से ये होगा कि वाटर के पास ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। आपने शायद कभी सुना हो कि वाटर के अंदर आयंस होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज जिस भी सब्सटेंस के अंदर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यूजिंग मॉइस्चर, यूजिंग हीट और यूजिंग अर्थिंग हम किसी भी सब्सटेंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी फिर हमें वो केमिस्ट्री नहीं पढ़नी कि किस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा। हमें सिर्फ ये आइडिया हो कि इन तीन तरीके कार से चीज डिस्चार्ज हो जाती है, तो ये काफी है। मतलब सर हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाना, बस ये 3 स्टेप हाँ, याद कर लेना है। क्योंकि वो फिर केमिस्ट्री से रेलेवेंट हो जाता है ना, तो वो हमें नहीं पढ़ना, ओके सर। ठीक है। ये बताइए, ये बात समझ में आती? जी सर। कोई सवाल किसी का? सर वाटर मॉइस्चर एक और बताते हैं, थर्ड पॉइंट। मैंने सिर्फ उसमें ये बात लिखी है या बोली है आपको कि उसमें हमें सिर्फ ये बात पता हो कि क्या कहते हैं, पानी के अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर अगर एक्स्ट्रा चार्जेस मौजूद हैं तो हमें क्या करना है, तो बस हमें ये बात करनी है कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि भाई वो चार्जेस जो है वो कोई सब्सटेंस गेन भी कर सकता है और वो कोई सब्सटेंस लूज भी कर सकता है। तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस है आप उसको पानी के अंदर रख दो,
तो पानी के नेगेटिव चार्जेस उस पॉजिटिव को खत्म कर देते हैं। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस आप उसको पानी के अंदर या मॉइस्चर के अंदर रखते हो तो वो उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो पानी गेन कर, तो हर तरह से पानी न्यूट्रलाइजेशन के तौर पे एक्ट कर रहा हो। ठीक है, और सर ये दो स्फीयर्स को पहले तो कांटेक्ट करके किया था, लेकिन बाद में सेपरेट करके अर्थिंग से किया। डिस्चार्जिंग मैं बता रहा था कि अर्थिंग से किया। यही तो third। आवाज कट गई आपकी। अगर दो स्पेयर्स की बात कर रहे हैं ना तो इनका इनका फायदा ये है कि इसमें अर्थिंग के बगैर भी चार्ज हो रहा है। देखो इसमें हाँ मैंने सर, कोई समझ में अर्थिंग नहीं आ दी गया है, मैं। एक स्पेयर यही के बोल लिए रहा हमें था। अर्थिंग करनी पड़ती है। सही है। अच्छा, फिर आते हैं किस चीज के ऊपर आना था मुझे, ये सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक और बात बताइए, एक डिवाइस दैट डिटेक्ट्स चार्ज, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? इलेक्ट्रोस्कोप हमें ये बताता है कि कोई सब्सटेंस चार्ज है या नहीं है, बस ये बताता है कि अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज है या नहीं है, बस। तो ये नहीं बताता कि उस सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ ये बताता है कि उस सब्सटेंस के ऊपर क्या है, चार्ज है। अगर कोई डिवाइस ऐसी बनाई जाए जो हमें ये बताए कि ये वाला सब्सटेंस चार्ज है और ये वाला सब्सटेंस चार्ज नहीं है, तो उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जो हमें पढ़ना है या हमें पता होना चाहिए उसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर होता है, ग्लास का या प्लास्टिक का हो सकता है। इसमें एक मेटालिक पाइप होता है और इस मेटालिक पाइप के नीचे यहाँ पे मेटालिक गोल्ड के लीफलेट्स होते हैं। जैसे गोल्ड फॉइल होता है ना, उसके दो लीफलेट्स होते हैं, दो पीसेस कह लो, टुकड़े कह लो, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट होता है मेटल का। ये मेटल है, ये मेटल है और ये मेटल है, बाकी सब प्लास्टिक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग क्या कर रहा होता है, किस तरह से? तो लेट से मैं यहाँ पे एक स्फीयर लेके आया जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट यहाँ पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे लीफ में। तो इसके ऊपर जो दो प्लेट्स या दो लीव्स टाइप बने हुए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां पे क्या होगी, रिपल्जन होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो लीव्स थे, ये अगर ओरिजिनली फॉर एग्जांपल ऐसे थे पहले, तो आफ्टर रिपल्जन ये थोड़ा सा ना दूर हो गए, इनका डिस्टेंस बढ़ गया, खुल गए थोड़े से। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप कोई चीज जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वाली लेके आते हैं, तो इस डिस्क के पास फिर वो ये कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दूसरे एक्सट्रीम पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव अगेन रिपेल करते, तो फिर हमें क्या नजर आता कि ये अगर ओरिजिनली ऐसे थे तो अब ये थोड़ा सा दूर चले हैं। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? यस सर। बस जी ये अभी कोई इतना से है वो बता। डिवाइस कि ये आपको पता चले कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इसके बाद फिर जो चीजें हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से रेलेवेंट। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज where electrical effects are felt। इसको हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्लस फोर्स। देखो ग्रेविटी जो है ना, क्या कहते हैं, हम
अगर डिफाइन करें तो हम ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हम ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे कि वो फोर्स या उस इलाके के अंदर जो फोर्स लगती है जो अर्थ के पास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। जाहिर है अगर हम आउटर स्पेस पे चले जाएं बहुत दूर कहीं पे, तो फिर वहां पे अर्थ की ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। तो एज ए नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, बट फोर्स है। और अगर मैं उस फोर्स को डायरेक्शन देना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जमीन है, और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो जमीन मुझे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो अगर मेरा ये सेंटर ऑफ मास है तो अर्थ मुझे अपनी पास इस तरह से अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो मैंने डायरेक्शन शो की है ये असल में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है उस चीज की या उस फोर्स की जो यहाँ हो रही है ना। लेकिन इन एक्चुअल वी कांट सी दैट फोर्स। सही है। पता कैसे चलेगा कि ये फोर्स है या नहीं है? तो भाई आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को, सबसे ज्यादा खुद एहसास हो रहा है। लेकिन अगर हम आउटर स्पेस पे चले जाएं तो जाहिर है फिर ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि ये फोर्स खत्म हो जाएगी, तो हम फ्लोट कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे स्पेस के अंदर, कोई जो है वो फोर्स नहीं होगी। तो एक वो इलाका जहाँ पे कोई भी जो है वो सब्सटेंस अपने, आप समझ लें, एहसास का, मौजूदगी का एहसास दिलाता है, तो उसको हम कहते हैं फील्ड। मुझे नहीं पता तुम लोगों के यहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है। हमारे घर में ये होता था कि हमारे जो अब्बा होते थे या दादा अब्बा होते थे, जब वो घर में आते थे ना तो हम कोई उल्टा सीधा काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि अब्बा जो है ना, अब्बा होते हैं, जाहिर है डर होता है उनका। तो अगर फॉर एग्जाम्पल दादा अब्बा अपने रूम में भी हैं तो घर के अंदर बाहर टीवी नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि दादा अब्बा हैं बस। जब तक दादा अब्बा बाहर थे आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन जैसे ही दादा अब्बा है वैसे ही जो है ना, अब आपको जो है वो तमीज से इंसान का बच्चा बन के रहना पड़ेगा। तो अब बात समझने वाली ये है कि दादा अब्बा के आने से क्या हुआ है। नजर तो कुछ नहीं आ रहा, वो तो अपने रूम में है, बस एक फील्ड है, एक एहसास है, ठीक है। फील्ड फिजिक्स में उस प्रोसेस को कहते हैं या उस चीज को कहते हैं जो फेल्ट हो, जिसे फील किया जाए। तो फील्ड को फील किया जाता है, नजर नहीं आती है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इसकी आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, ताकि हर दफा जब हम एक फील्ड बना रहे हो तो हमें ये ना कहना पड़े कि भाई वो फील्ड किस तरफ है। तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने ग्रेविटी के लिए क्या किया, मैंने ग्रेविटी के लिए इस तरह का एक एरो बनाया। तो दरअसल ग्रेविटी कोई चीज नहीं है जो हमें पकड़ पकड़ के नीचे खींच रही है, नजर आ रही हो जिंदगी में, नजर नहीं आ रही है, मौजूद है, एहसास है। हर चीज अपने पास जो है वो जमीन की सरफेस की तरफ जा रही है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्ज की बनाई जाएगी तो बनाई जाएगी रिपल्सिव यानी कि अवे टाइप। इसे कहते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज की बनाई जाएगी तो बनाई जाएगी इनवर्ड्स, ऐसे। इसे कहेंगे रेडियली इनवर्ड्स। तो अब बेसिकली ये हमने क्या बनाया, हमने ये फील्ड बनाई है। अब फील्ड का मतलब क्या है कि अगर इस इलाके में यहां तक अगर बाउंड्री बना लें, ये इन एरोस की बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट है, इस इलाके में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर कोई प्रोटॉन आएगा या कोई पॉजिटिव आएगा तो वो रिपेल होगा, ठीक है। इसी तरह से इस इलाके में अगर कोई प्रोटॉन आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो रिपेल होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस इलाके में अंदर नहीं गया, तो अब वो यहाँ पे कुछ भी कर ले उसको कोई फोर्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, नीदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। इसी तरह से कोई प्रोटॉन है यहाँ पे, वो आ जाए यहाँ पे तो कोई नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स। क्यों क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये आउटसाइड फील्ड है।
सही है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम होगा। ये बताइए, ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनाया है, इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या है? मिसाल के तौर पे देखो, हम ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की बात करते हैं। तो ये मैंने कैसे बनाई थी? डाउनवर्ड्स बनाई थी। सवाल ये कि क्यों डाउनवर्ड्स बनाई थी? भाई डाउनवर्ड्स इसलिए बनाई थी कि अगर फॉर एग्जांपल जमीन है और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, तो हम ये करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको थोड़ा जमीन से ऊपर पकड़ के रखते हैं और छोड़ देते हैं उसे। तो जब उसे छोड़ देते हैं तो वो कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो हमने जब उसको यहाँ पे भी रखा तो भी हमने डायरेक्शन ऐसी ही बनाई ग्रेविटी की, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने जब उसका मोशन ऑब्जर्व किया ना, कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हमने देखा कि अच्छा ठीक है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने कहा अच्छा फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है, जैसे मैं बैठा हुआ अभी, मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, बुक्स टेबल पे पड़ी हुई है, अभी भी ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये टेबल की सपोर्ट है जिसकी वजह से ये चीजें रुक गई हैं, या बेंच की सपोर्ट है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। अदरवाइज ग्रेविटी तो चाहती है कि हम नीचे जाएं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पॉजिटिव चार्ज की एक फील्ड बना रहे हैं ना, ये वाली अवेव, इसका मतलब है कि क्या हम समझना चाह रहे हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमने इसको असाइन की हुई है एक डायरेक्शन। किस चार्ज को असाइन की है डायरेक्शन? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्लास्टिक की चीज आ जाए या कोई न्यूट्रल आइटम आ जाए, तो उसके ऊपर तो कुछ असर नहीं होगा इसका पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसी दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को धक्का लगाएगा ना। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हमेशा कि जो भी चीज आएगी उसने दूर ही जाना है। तो हमने एक आर्बिट्रेरी सी अजीब सी अजम्पशन कर ली है कि पॉजिटिव का बिहेवियर होगा अवे, नेगेटिव का बिहेवियर होगा टूवर्ड्स। ये चीज यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है। अब इसको समझना है हमें थोड़ा तफसील से। क्या मतलब है? देखो, ग्रेविटी कभी भी किसी भी चीज को ऊपर की तरफ धक्का नहीं दे रही, क्योंकि ग्रेविटी के तो अंदर सर कोई क्या अर्थ पे सब इलेक्ट्रॉन्स वाली चीजें हैं क्या? एक मिनट, ग्रेविटी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का नहीं दे रही। ग्रेविटी या तो है या नहीं है। अगर है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अगर नहीं है तो वो चीज फ्लोट करेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन जब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, तो अब हमें दो ऑब्जेक्ट्स को समझना है, एक पॉजिटिव के बिहेवियर को समझना है और एक नेगेटिव के बिहेवियर को समझना है। तो फिजिक्स वाले लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई पॉजिटिव वालों को ना हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने का क्या मतलब है कि क्या हर चीज जो इसके पास आएगी ये उसको धक्का मार के दूर कर देगा? तो नहीं, हर चीज को दूर नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव को दूर करेगा। तो हमने कहा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है? एक ऐसा चार्ज जो हमने अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए इमेजिन किया। ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है। तो हमने कहा मान लो, जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए डमीज बनाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोबोट्स बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए फेक चीजें बनाते हैं। तो मान लो एक कोई डमी है चार्जेस के अंदर, उसका नाम है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो अगर किसी प्रोटॉन के पास या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिस पे पॉजिटिव चार्ज है लाया जाएगा उसकी फील्ड में, तो उसको क्या धक्का लगेगा? उसको धक्का लगेगा अवे, क्योंकि खुद ये भी पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को रिपेल। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और उसके पास इस डमी पॉजिटिव चार्ज को लाया जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये फील्ड लाइंस बना के बेसिकली एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन शो की है कि वो कहाँ जाएगा। अब आप सवाल कर लें मुझसे। सर पहला सवाल तो ये कि आपने नो फोर्स नहीं लिखा है, बट अट्रैक्ट और रिपेल वाली फोर्सेस नहीं हैं ना, चार ही नहीं। हाँ, ये देखो भाई, ये मैंने रेड वाली डॉटेड लाइन के बाहर लिखा है ना नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फील्ड अच्छा के बाहर तो फोर्स ही नहीं है।
फील्ड के बाहर कहाँ से फोर्स समझ। आ गई? और सर ये सर मुझे बताएं कि नेगेटिव वाले को भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलेंगे अगर नहीं इलेक्ट्रॉन से नहीं टेस्ट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, देखो मैंने नाम क्या लिखा है, मैंने उसका नाम टेस्ट चार्ज नहीं रखा ताकि तुम इस कंफ्यूजन से बच जाओ कि वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, डमी सिर्फ पॉजिटिव ही है। फेयर टू। हाँ, और सवाल सर है? हम लोग पेपर में क्वेश्चन है, एक वो आता है ना कभी कभी, मतलब कि व्हाट इज द assumption दैट यू टुक, तो फिर हम लोग तो उसमें क्या लिखेंगे कि हम ये डमी के अंदर जो चार्ज है पॉजिटिव है। Yes, unit. We have took a unit positive test charge. That is the assumption here. ठीक है। और पूछें? सर एक बात पूछनी थी कि हेलियम तो ऊपर जाता है, अट्रैक्ट नहीं होता, तो उसके अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है? कौन अट्रैक्ट नहीं होता? हीलियम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने मुझे बताने की कोशिश की है कि एक गैस जो लाइटर देन एयर है वो ऊपर जाती है, तो वहां पे कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश होता है। दुनिया की कोई ताकत ये नहीं कह सकती कि हीलियम के ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। अंकल, हीलियम के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है, लेकिन हीलियम हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड पे है। अबे क्लाउड्स भी तो ग्रेविटी के पुल में है तो ऊपर रुके हुए हैं ना। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्लाउड्स क्या यहीं खड़े रहेंगे, ऊपर नहीं निकल जाएंगे स्पेस में? सही सही। अच्छा आगे सर, इस तरह हम लोग को क्या कहते हैं, हमारा डेस्क मतलब डेस्क हमारे लैपटॉप को रोकती है, इस तरह ही क्लाउड मतलब एयर क्लाउड को रोकती है। जी, मतलब ग्रेविटी ने इनको रोका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करो ना, हम ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं तो वो तो रूम में घूम फिर रही है हर वक्त। वो रुकी हुई क्यों है भाई? इसलिए रुकी हुई है क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। अगर अर्थ की अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन तो डिसिपेट कर जाएगी ना एनवायरनमेंट के अंदर से, पूरी यूनिवर्स में चली जाएगी सारी गैसेस। तो हमारा जो अल्लाह ताला ने निजाम जिंदगी बनाया वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? सर सैटेलाइट को भी ऐसी डिस्टेंस पे रखते हैं ना कि उसके बिल्कुल। ऊपर से एक्ट हाँ, कर रही हो, जबरदस्त। वो नीचे भी नहीं जा रही जबरदस्त। और अवे भी नहीं जा रही। जबरदस्त, बहुत अच्छी एग्जांपल दी। वो बैलेंस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। यानी कि बेसिकली सैटेलाइट का जो कहानी होती है वो ये होती है कि उसको रखा जाता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है ना, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की आखिरी बाउंड्री है ना वहां रखा जाता है उसको, बिल्कुल एंड पे, और उसको फिर चलाया जाता है। तो ना वो अंदर गिरती है ना वो बाहर जाती है, और वो खुद ही घूमती है फिर। जैसे एक एटम के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए होती घूमने की, वो सेंट्रीफ्यूज बन जाता है। बड़ी जबरदस्त, मतलब वो फिजिक्स है। मतलब इस तरह ग्रेविटी गई तो हम भी गए ना। हाँ, मतलब जैसे फील्ड खत्म तो फोर्स खत्म। देखो, इसको समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ना पाबंदी लगाई है हर चीज के अंदर। ये नहीं करना है, वो जो फेमिनिस्ट होती है ना, वो कहती है ना हम आजाद हैं, बराबर है। अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि कोई भी दुनिया में आजाद नहीं अगर वो मुसलमान है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको वो काम करने के हैं जो मैंने उसको बोला। अब अल्लाह ताला ने ये जो फील्ड हम पे क्रिएट की है ना कि नहीं करना है, ये जन्नत में खत्म हो जाएगी। यानी कि जो भी करना है करो जन्नत में, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब आजाद हो गए, लिबरेशन हो गया। अब कोई कोई आपको रोकने की चीज नहीं है। अभी आपको रोकने की चीज अल्लाह ताला ने दी है, बिकॉज दैट इज अ टेस्ट। तो आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर आपको शराब पीने का दिल कर रहा है, तो आपको रुकना पड़ेगा, नहीं बुरी बात है, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन नहीं करना क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया। तो जन्नत में अल्लाह ताला आपको खुद फरिश्तों को लगाएगा कि इसको शराब पिलाओ। समझ रहे हैं? तो फील्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फील्ड क्रिएट की है ताकि हम पे क्या लगती रहे, फोर्स लगती रहे। जन्नत में अल्लाह ताला कहते हैं अब कोई फील्ड नहीं है, तो क्या नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, जो करना है करो। सर पूरे अर्थ पे सेम ग्रेविटेशन फील्ड है कि कुछ जगह वो आता है ना कि स्पेसिफिक हाँ प्लेसेस जी, हैं अब आते हैं। कि यहाँ पे अब ज्यादा फेल्ट होती बिल्कुल है? बिल्कुल। अब सवाल ये है कि अभी हम जिस बात को पढ़ रहे हैं ना, तो अभी तो सिर्फ हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कोई चीज होती है फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है, लेकिन फिर अगर उसके अंदर घुसे तो फिर फील्ड कहीं पे स्ट्रांग होगी, कहीं पे वीक होगी, है ना? अभी हम क्योंकि बेसिक लेवल पे है तो हम कह रहे हैं कि भाई मान लो फील्ड बिल्कुल एक जैसी है, कहीं पे चेंज नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि ग्रेविटी के बारे में पढ़ा हुआ है तो हमें ये बात जाहिर है पता है, जितना हम अर्थ की सरफेस के पास है, जिसे हम कहते हैं सी लेवल डेटम, उतना ज्यादा अर्थ की फील्ड स्ट्रांग है। अब तुम K2 पे चढ़ रहे होगे तो
फील्ड से दूर जा रहे हो। तो जब फील्ड से दूर जाओगे तो फील्ड क्या होगी, डिमिनिश होती जाएगी, हल्की कम होती जाएगी, और ग्रेजुअली आपका वेट कम होता जाएगा। इसी तरह से अगर मैं जहाज में उड़ रहा हूँ तो मेरा फील्ड और वेट कम हो गया है। तो इसी तरह से अगर मैं किसी एस्ट्रोनॉट के पास हूँ, ये जो सैटेलाइट में बैठा हुआ है, तो वहां तो मेरा जो वेट है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बाउंड्री पे वर्ड्स पे हूँ। तो एक्चुअली बिल्कुल इसको समझो एक जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जितना करीब जाओगे उसमें उतनी अट्रैक्शन होती है, वो दूसरी चीजों को उतनी जोर से अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर जाओगे, क्या होगा, वो अट्रैक्शन और रिपल्जन कम होना शुरू हो जाएगी। सर तभी छत से कूद के मारा जाता है, सही से। मुझे ये समझ में नहीं आया कि छत से कूद के मर जाने का फील्ड के यूनिफॉर्म होने से क्या ताल्लुक है। सर जोक मारना था। अच्छा, मैं सही है, गुड। एक तो सुबह सुबह जोक मार रहा है, वो भी ऑनलाइन क्लास में, बताओ। खैर, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, सब लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं कि आपको फील्ड समझ में आ गई। सर बस 5 मिनट में वो गोल्ड लीफ वाला दोबारा बता दें सर। गोल्ड लीफ बेटा एक ऐसी डिवाइस है, अगर तुम्हारे पास बुक है तो वो खोल लो, क्योंकि मैं आगे आ गया हूँ। तो पेज नंबर 313 पे जो ये बताएगी कि कोई सब्सटेंस चार्ज है नहीं है, उसको समझो जैसे एक टेस्टर होता है। टेस्टर देखा है तुमने कभी? टोंग टाइप होता है क्या? टेस्टर, घर में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन अंकल आते हैं तो उनकी हाँ जेब हाँ में सर, हाँ टीचर हाँ देखा है। देखा है, देखा है, देखा है सर, देखा अब वो करंट जो आता है सर, इसमें करंट आता है। हाँ, अब वो जो टेस्टर होता है उसके अंदर एक छोटी सी लाइट होती है जो जल रही होती है। वो अंकल क्या चेक करते हैं उससे, बताओ। है। सर समझ नहीं आया, उंगली करंट उंगली रखना जरूरी होता है। वो तो वर्किंग तो टॉपिक बाद में हम करेंगे ना, वर्किंग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुझे बताओ कि वो इलेक्ट्रिशियन अंकल क्या चेक करते हैं उससे। करंट चार्ज। करंट कि हाँ, उसमें करंट आ जबरदस्त। रहा है कि नहीं। सिर्फ ये देखते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो नहीं देखते कितना आ रहा है कितना कम आ रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। समझे बात को? तो वो सिर्फ ये बताता है कि है, वो ये नहीं बताता ज्यादा है या कम है। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो भी सिर्फ ये बताता है कि चार्ज है। तो अगर आप उसके पास कोई चीज लाते हो और उसके जो लीफ है वो रिपेल होते हैं, इसका मतलब है ये सब्सटेंस क्या है, चार्ज है। अगर कोई चीज लाते हो और उसके लीफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो चार्ज नहीं है, बस। सही है सर। अच्छा जी, इसके बाद बस एक और बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। हमने अभी तक जो बात की थी वो आइसोलेशन की बात की थी, और फील्ड का नाम मैंने आपको दिया था रेडियल फील्ड, यानी कि पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड है रेडियल आउटवर्ड्स, इसको कहेंगे रेडियली आउटवर्ड। और मैंने इसको याद ऐसे रखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जो हिसाब किताब बनाया है वो है कि पॉजिटिव जो है ना चीजें, वो हमें रिपेल करती हैं रेडियली इनवर्ड्स, और जो नेगेटिव चीजें वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि दुनिया के अंदर कभी किसी इंसान का दिल नहीं चाहेगा कि वो नमाज पढ़े या कुरान पढ़े, उसको अपने आप को खींचना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना है, ये जरूरी चीज है, ठीक है करो, अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिविटी थी, जिसको जिसके पास जा रहे हैं तो वो धक्के दे रही है दूर। और नेगेटिविटी तो वैसे दुनिया में भरी पड़ी है, दो पाकिस्तानियों से मिलने वो वैसे इतने नेगेटिव हो गए कि दिल ही नहीं जाएगा जिंदगी गुजारने का, बोलेगा "वे यार पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्या मसला है"। खैर एनीवेज, अब आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो अभी तो अलग अलग थे, तो कंबाइन भी तो हो सकते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव इसके सामने एक नेगेटिव। तो अब फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। अब सोचो ये मैंने क्यों ऐसे बनाई है। तो पॉजिटिव का बिहेवियर भी रखा हुआ है, नेगेटिव का भी रखा हुआ है। तो ये क्या हो रही है, ये अट्रैक्शन हो रही है ना, यूं 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 यूं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये बेंड हो गई है। बेंड क्यों हुई है सारी, इसलिए कि एक पॉजिटिव के फील्ड में एक नेगेटिव आ गई है। अच्छा, अब हो सकता है कि कॉम्बिनेशन अनलाइक हो। अनलाइक होने का क्या मतलब है, दो नेगेटिव्स हो। तो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे दबंग किस्म की यानी कि फुल टाइम ऑन
रिपल्जन होगी। अब रिपल्जन करने के लिए क्या बनाए, तो एक लाइन को यूं दिखा देते हैं, एक लाइन को यूं दिखा देते हैं, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं आना। सर इसी की एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन ये वाली आपने एग्जांपल दी है। हम लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल की बात तो कर ही रहे होते हैं ना, जी बल्कि मैंने क्या कहा, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसकी बात कर रहे होते हैं हम। तो एप्लीकेशन तो ये आ गई। यहाँ पे आपको मुझे सिर्फ ये बात बतानी है और आपको ये बात बड़े आराम से नजर भी आ जाएगी कि ये बेंड हुई है। तो बेंड ये क्यों हुई है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, धक्का लगा रही है ना। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को धक्का लगा रही है, बोल रही है इधर नहीं आओ, ये चीज यहाँ पे सर वो पीछे वाली क्यों कह रही है उधर जाओ, दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट वाली, वो तो उसी फोर्स में डायरेक्शन में भेज रही है। हाँ ले इस साइड, इस चार्ज के इस साइड में तो इस चार्ज का कोई असर नहीं है ना, सही सही। इस चार्ज के इस साइड पे भी इस चार्ज का कोई असर नहीं है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव का होता, मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर ब्लॉग भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोग सर जा वो सकेंगे। बुला रहे हैं सर, मैथ के धमकी दे रहे हैं। अच्छा बस ये एक बात देख लें, ठीक है, बच जाए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ना यहीं से कैरी ऑन करेंगे ना सर। जी जी। ओके सर।